ऑनलाइन बेटा कंफर्म करें, आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है आवाज। ओके। और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? ब्लर तो नहीं जी आ सर। रहा? नहीं ओके, सर, क्लियर है। ठीक है। तो आज हमने डिस्कस करनी है बेसिकली उर्दू के पेपर के ऊपर। और तहसीलदार का पेपर आपको पता है इस दफा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। इससे पहले जब 2021 के अंदर एग्जाम्स हुए थे लास्ट टाइम, उसमें वन पेपर पैटर्न पे लिए गए थे। दो पेपर थे, एक इंग्लिश और दूसरा पेपर था जीके का। ठीक है। और लास्ट टाइम रेवेन्यू लॉस भी शामिल नहीं थे। तो अब उन्होंने बेटा थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। वो कहते हैं कि जब एक बच्चा वन पेपर से गुजर के आता है ना, तो ना तो उसकी प्रोफेशनल कैलिबर का पता चलता है, और ना उस बच्चे के पास उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग या उसका एक जो कैंडिडेचर का कैलिबर होता है ना, वो आगे आगे फिर इदारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस बच्चे को इंग्लिश लिखनी नहीं आती, उस बच्चे को ना प्रेसी लिखनी आती है, उस बच्चे को रिपोर्ट लिखनी नहीं आती। टटा मार के वन पेपर तो पास कर लेता है। तो अब इस दफा उन्होंने पैटर्न चेंज करके कोशिश की है कि एज उन स्टूडेंट्स को दिया जाए जो किसी ना किसी तरह पीएमएस के अंदर रह गए हैं, कोई सीएसएस के बच्चे रह गए, यानी कि जिन्होंने एफर्ट की हुई है, जिनके पास प्रॉपर एक जो ना प्रेपरेटरी पोस्टर मौजूद है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सीएसएस में एलोकेट नहीं हुए, पीएमएस के अंदर रह गए। तो वो बच्चों के पास एक फेयर एक मार्जिन हो, एक एक्सेस हो कि वो इस पेपर में compete कर सकें। तो अब बेटा एक जो ट्रेडिशनल, तो आपको पता है पीपीएससी की बात करें, वन पेपर एग्जाम होता है और उसमें क्रैमर्स हमेशा एक्सेल कर जाते हैं, जिनका रटा तगड़ा होता है, जिनको पता होता है कि पीपीएससी का जीके का ये पैटर्न है। वन पेपर इस्लाम याद प्रिपेयर करनी है, जीके प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, पाकिस्तान अफेयर तैयार करने हैं। तो उस एक मतलब प्री प्लान पैटर्न के मुताबिक तैयारी करके आमिर साहब अभी अस्सलाम वालेकुम। अभी जी 5 मिनट वालेकुम। दीजिए, मैं आपको जब बस ओके कर। वैसे डिस्कशन चल रही है। तो उसके अंदर ना आप देखें, वो फिर क्रैम करके और उस पैटर्न को असेस करके तो नंबर ले लेते हैं 70 प्लस, और उसमें कहीं ना कहीं एलोकेट भी हो जाते हैं। ठीक है। और लेकिन उस वन पेपर के जरिए बेटा ये तो कभी भी पता नहीं चलता कि बच्चे की कंपोजिशन किस तरह की है, उसका राइटिंग पैटर्न किस तरह का है, उसकी जो मेंटेलिटी है वो किस तरह की है, और क्या वो फ्लॉलेस एक्सप्रेशन के साथ अपने आइडियाज को और अपनी थॉट को एक्सप्रेस कर सकता है। तो वो पीपीएससी के पास पहले कोई टूल नहीं था। तो इस दफा उन्होंने थोड़ा सा इसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और समझे कि एक मिनी कंपैरेटिव एग्जाम बना दिया है, ताकि जितने एस्पायरेंट्स हैं सबके पास एक फेयर मार्जिन हो, एक फेयर अपॉर्चुनिटी हो कि जो बच्चा अब सीएसएस पीएमएस की तर्ज पे डिस्क्रिप्टिव के अंदर अच्छा स्कोर कर सकता है, तो उसके लिए बेटा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। तो अब आपको पता है 400 नंबर का कर दिया गया है, समझ ले मिनी पीएमएस ही है। और 100 200 नंबर, इसमें 100 नंबर का जीके उसी तरह से। और थोड़ा सा इसको जरा भी लेक्चर शुरू करते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। और 100 का जीके आपका, 100 का रेवेन्यू लॉस है, उसके साथ 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है और 100 नंबर का उर्दू का पेपर है। अब लास्ट टाइम आपको पता है कि जीके का पेपर था, और जीके पैटर्न पे भी इसका जो लास्ट टाइम मेरिट था ना बेटा, आप लोगों को हैरत होगी कि वो सिर्फ 127 पे मेरिट रहा था आउट ऑफ 200 रिटर्न के मार्क्स हैं। तो इसका आप अंदाजा लगा लें कि 63.5 के राउंड पर एक पेपर का जो ना वो स्कोर किया है। और ये वन पेपर का है, यानी कि इसका पेपर आम पेपर की इतना इजी नहीं होता, थोड़ा अनकन्वेंशनल होता है और टफ होता है। तो अब अंदाजा करने चले हम इसको, अगर हम ले जाते हैं कुछ 68 to 70, क्योंकि पीपीएससी में इससे ज्यादा नंबर तो लिए भी नहीं जाते। अपर मार्जिन हमेशा 70 या 71 72 होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग में आपको पता है अक्सर कुछ कीज के भी इश्यूज होते हैं, नॉलेज मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे उसके मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हम इसके 70 भी कंसीडर कर, एक बच्चा इसमें 70 ले जाता है, ठीक है, और वही बच्चा लेट से रेवेन्यू लॉस के अंदर, आप पीपीएससी ने आपको पता है एक बड़ी ना गेम डाली है कि पेपर विल बी आस्क्ड बट नॉट लिमिटेड टू। अब ये इसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपको कहा कि जनाब हम आपको ना पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887,
1887 या 1884 है, 1884, और उसके साथ लैंड एक्विजिशन एक्ट है और रजिस्ट्रेशन एक्ट है। ठीक है, कभी 4 एक्ट्स में से पेपर बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इन 4 में से ही बने। इसके अलावा भी आपके पास जो इस्लामिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो आ सकता है, और दूसरे इस तरह के मिसलेनियस एक्ट्स वगैरह आ सकते हैं। तो चले इसके अंदर भी हम मार्जिन रख लेते हैं कि 65 टू 70। इसमें बेटा 65-70 इसलिए रहेगा, आप लोगों ने लैंग्वेज देखी होगी एक्ट की, वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ना, इतनी सिंपल है। यानी कि वालेकुम सलाम, यानी कि एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसको 10 दफा पढ़े तो समझ आती है उसमें बात क्या करता है। ठीक है, एक्ट्स की आमतौर पर लैंग्वेज बड़ी एम्बिगुअस होती है, और लीगल लैंग्वेज आपको पता थोड़ी सी टफ होती है, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज। थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा। हाँ जी, डिटेल से नहीं, डिटेल से पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। उस डिटेल, उसका मतलब ये कि आप उसको इतना इन डेप्थ पढ़ें, इतना कॉम्प्रिहेंशन के साथ उसको अटेम्प्ट करें कि आपको सारे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे मेरिट अगर आपका फॉल करता है ना, मैं अपर मेरिट की बात कर रहा हूँ, लोअर का नहीं। हो सकता है कि 45-50 पे भी मेरिट आके स्टॉप कर जाए, वो तो डिपेंड करता है पेपर पैटर्न पे, एट द एंड पीपीएससी ने डिसाइड करना है। तो अब देखिए यहाँ बेटा अप्रोक्सीमेटली 65 मेरिट रहेगा आपके 2 पेपर्स का। आमिर साहब अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। चले, तो अब देख लेंगे जी अगर आप स्टार्ट लोग कर। हाँ, कि अगर आप लोग 60 प्लस चले जाते हैं ना, तो आप लोग टॉप 40 या टॉप 50 में आ जाएंगे, वन, जहां तक ताल्लुक है आपके वन पेपर का। बेटा मेन डिफरेंस जो आ रहा है ना, जिसमें अच्छा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो इंग्लिश है ना, पाकिस्तानी पॉपुलेशन को अगर हमने फिल्टर करना हो ना, सबसे बड़ा फिल्टर क्या है? इंग्लिश, ये फिल्टर है। आप लोग अगर सीएसएस की बात करो, 98% बच्चा ये फिल्टर करती है। पीएमएस की बात करें तो बेटा उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 94 टू 95% बच्चा ये पेपर फिल्टर कर देता है। तो अब सीन आप लोगों ने देखा है कि एप्लीकेंट्स कितने हैं, लेट्स से चलें 32,000 एप्लीकेंट्स हैं। अब अपीयर कितने होंगे पेपर में? अप्रोक्सीमेटली 18,000 या 19 से ज्यादा अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि अब पेपर पैटर्न चेंज हुआ, तो बहुत सारे लोग सिर्फ जीके का पेपर देके इंग्लिश में अपीयर ही नहीं होंगे, ऐसे बड़े लोग होते हैं। अप्रोक्सीमेटली बेटा 18,000 जो है वो एप्लीकेंट्स होंगे, एक्चुअल जो अपीयर होंगे। इन 18,000 में से आप अंदाजा कर लें कि 17,000, कोई 600 बच्चा जो है वो फेल कर दिया जाएगा इंग्लिश के अंदर। तो बाकी बच्चा बचेगा कितना? 400-500 मैक्सिमम। वो 400-500 का फिर कंटेस्ट, एक्चुअल जो ग्राउंड होगा कंटेस्ट, वो कहाँ पे आएगा बेटा? उर्दू में। नहीं, जीके में तो स्कोर सबका ही आओ। अच्छा, जो जीके के अंदर वो भी बड़े सीजन लोग हैं, जो एवरेज जाते ही 70 पे हैं, जो 65 प्लस रहती रहती बेटा, उनकी तो जिंदगी गुजर गई, 10 साल से लगे इस बार पेपर पे हुए हैं, उनसे तो आप लोगों का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। तो आप लोगों को एज कौन से सब्जेक्ट्स देंगे? डिस्क्रिप्टिव। इसमें अगर आप लोग 80s में चले जाते हो, 75 प्लस चले जाते हो, तो फिर गेम आपकी है, क्योंकि वो बच्चे इन सब्जेक्ट्स के अंदर मार खाएंगे 35-40 पे। कोई फेल हो जाएगा, पास होगा भी तो 50 पे जाके बड़ी मुश्किल से पास होगा। तो आप लोग अगर वहां से 20-30 मार्क्स का मार्जिन लेते हैं, तो आप लोग इजीली आगे आ सकते हैं। ठीक है, और बेटा इसमें मार्जिन इजीली लिया जा सकता है। ये पहले तो अपने माइंड से ये निकाल दे, पता नहीं कितने कितने लोग हैं जिनसे कम्पीट करना है। बेटा आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करें, आप लोग अपने एरियाज को रिफाइन करें, और चीजें जब आप लोग अपने एंड पे बेस्ट देते हो ना, 100% देते हो, तो दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। यही चीज मैटर करती है, एट द एंड नतीजा आपकी फेवर में आता है। ठीक है, और उर्दू का इसलिए हम कह रहे हैं कि इंग्लिश के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर फिल्टर जो पड़ा है वो है इंग्लिश का। फिर दूसरा फिल्टर, जब आप इंग्लिश के फिल्टर से गुजर आएंगे ना, तो अगला फिल्टर गुजर के आपने जाना मेरिट लिस्ट में। अब आप देखिए ऊपर मेरिट पे सीटें हैं 11। ठीक है, पीपीएससी का जो क्राइटेरिया, वो एक सीट पे 5 बंदे बुलाता है इंटरव्यू के लिए, 55। ठीक है, अब ये 55 जाएंगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, और आपको तो पहले सीटें 14 थी, फिर पिटिशन हुई लाहौर हाई कोर्ट में कि स्पेशल कोटा रखा जाए। उन्होंने माशाल्लाह अपनी मेहरबानी देख के 14 के अंदर से निकाला स्पेशल कोटा, अलहदा से नहीं थी सीटें, एक्सटर्नल अंदर से निकाले। तो अब देखो आपने बेटा टॉप 55
अगर 55 या आपने टॉप 60 के अंदर आना है, 4-5 सीटों का मार्जिन होता है, बड़े सीएसएस एस्पायरेंट्स, पीएमएस एस्पायरेंट्स आ जाते हैं, बाद में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये टॉप 60 के अंदर अगर आप लोग आएंगे तो फिर आप लोग सेफ हैं। ठीक हो गया। उसके लिए आने के लिए देखो, जीके के अंदर सारे बच्चे स्कोर करेंगे, रेवेन्यू के अंदर सारे बच्चे स्कोर करेंगे। ठीक है। अब एक चीज और, अब आपका असल मुकाबला किसके साथ होना है? असल मुकाबला उस बच्चों के साथ, हम बच्चों के साथ है बेटा जिन्होंने पिछले 5-6 साल से डील ही रेवेन्यू को किया है। नायब तहसीलदार, कितने नायब तहसीलदार होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा? आप लोगों ने वो चीजें पढ़ के याद करनी, उन्होंने एक्चुअल में प्रैक्टिस की हुई है, उनको पता है खसरा क्या है, गिरदौरी क्या है। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग ये अपने माइंड में बैठा लें कि कंपटीशन जो है ना, आप लोगों को आज होती है। तो यहाँ पे तो भाई आप लोग बड़े वीकर पोजीशन में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीके के अंदर। क्योंकि आप लोगों ने ज्यादातर जो बच्चे यहाँ पे सीएसएस के बैठे हुए हैं या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बैठे हुए हैं, उनको तो ये पेपर जो है ना वो 50-50 है। और दूसरी बात, एटीट्यूड ये है कि एमसीक्यू आते हैं नहीं आते, 80-85 तो हमने करके ही आने हैं। तो वो कटौती कर करा के बचते हैं बाकी 55-56 नंबर, या कभी कभार इससे भी कम आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो एक्चुअल बेटा ग्राउंड है ना आपके लिए खेलने के लिए, वो आपके पास 2 डिस्क्रिप्टिव है। और अगर आप लोग इन डिस्क्रिप्टिव में एवरेज 75 प्लस चले जाते हो तो गारंटी टेंशन आप लोग टॉप 30 या टॉप 40 में आ जाओगे। क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है ना वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में मार खाती है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट वो इंग्लिश के पेपर में 40-45 पे पढ़ा होता है। हर साल सीएसएस का रिजल्ट देखते ही हो ना, पीएमएस का भी रिजल्ट देखते हो। कभी देखा कि कोई 70-80 नंबर आ रहे हैं? 40-50-60 मैक्सिमम 65। पीएमएस वाले चलो 65 दे देते हैं, मेहरबानी उनकी। लेकिन 90% बच्चा जो पास होता है बेटा वो कहाँ में अप्लाई करता है? 42, 45 या 50। 50 बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अगर उसका कंटेंट अच्छा है। उर्दू की बात करें, उर्दू के अंदर आपको पता है पीएमएस के अंदर बच्चे फेल भी बहुत हो जाते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर जो पास होते हैं वो 90% बच्चा पास होते हैं, 40 to 50। ये डीएमसी सबको पता है, इतना ही स्कोर आता है। बहुत कम होते हैं जो 60 प्लस चले जाते हैं, बहुत ही थोड़े से होते हैं जो 70 प्लस चले जाते हैं। 80s में चले जाओगे तो बेटा गेम आपकी है, और 80s में जा सकते हैं। आई स्कोर 81 इन पीएमएस, तो आ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दफा, पहली दफा मेरे 70 थे, तो अगली दफा एक चीज का जो मुझे लगता है पैटर्न सब कुछ सेम था, लेंथ भी सेम थी लगभग ऐसे की। एक चीज जो मैंने नोटिस की ना, पहली दफा मुझे शायरों के नाम नहीं आते थे, तुक्के लगाए। अगली दफा मुझे शायरों के नाम सही आते थे तो मेरे 11 नंबर बढ़ गए। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बेटा आपके उर्दू के पेपर में एक एक चीज मैटर करती है। आप किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो चीज आती है, अगर आपके पास एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज है तो उसमें आपको उसका जो मार्जिन है वो मिलता है। तो अब जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि तहसीलदार बन के आप लोग करेंगे क्या। जॉब डिस्क्रिप्शन भी जरूरी है। तो बेटा आसान सी भाषा में, आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर काम करते हो, असिस्टेंट कमिश्नर को असिस्ट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन चूंकि तहसील लेवल पे जो रेवेन्यू कलेक्शन है ना, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तहसीलदार की। एक तो उसका काम है रेवेन्यू से रिलेटेड रेवेन्यू कलेक्शन, फिर जो वाजिबात होते हैं जिनको अरियर्स कहते हैं वो इन्होंने कलेक्ट करने हैं। तहसीलदार बेटा रेवेन्यू कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है, और उसमें नोटिफाई करना जिनके वाजिबात रहते हैं, डिफॉल्टर्स को नोटिफाई करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? तहसीलदार की। ये तो इनके बेटा रेवेन्यू से रिलेटेड है, और इनकी जो रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो बहुत डिटेल से बताई गई हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और पंजाब टेनेंसी एक्ट, दोनों के अंदर इनकी जिम्मेदारी बताई गई है कि इनका क्या क्या रोल होगा। फिर कुछ रोल होते हैं जिसमें आपको अंदाजा होगा कि आपके पास अथॉरिटी भी है, आप फील्ड वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। वो इनका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। कभी सड़कों पे गए होंगे, देखा होगा फलों की रेहड़ियां बिल्कुल सड़कों के ऊपर आई होती हैं, उनको ऐसी इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? तहसीलदार की। किसी भी बेटा जो एग्रीकल्चरल लैंड है या एग्रीकल्चर जो प्लॉट्स हैं उनमें क्रॉप इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? जिसको हम गिरदौरी कहते हैं, खसरा गिरदौरी, वो कौन करता है? तहसीलदार करता है। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है अक्सर नेचुरल डिजास्टर, तो पाकिस्तान तो आपको पता है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में ना टॉप 5 कंट्रीज में आता है।
फ्लड्स आते रहते हैं यहाँ पे, अर्थक्वेक्स वगैरह और नेचुरल डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स। तो उसके अंदर फिर जो भी नेचुरल डिजास्टर होगा उसमें जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटर होगा तहसील लेवल पे, वो बेटा कौन होगा? तहसीलदार। ठीक हो गया। इन कोलैबोरेशन विद अपर हायरार्की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी होगा, डिप्टी कमिश्नर वगैरह भी होंगे। फिर पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं 5 साल बाद, किस्मत में हो तो हो जाते हैं। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के दौरान में बेटा इनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं। फिर पाकिस्तान एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, माशाल्लाह खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी है। तो फिर यहाँ पे जो मेजर रोल है वो है बेटा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म का। अब प्राइस कंट्रोल आपकी फूड कमोडिटीज की आ जाती है, बेसिक कमोडिटीज की आ जाती है, फर्टिलाइजर्स, आमतौर पर इनका ज्यादा जो खड्डा होता है ना वो खादों की कीमतें मुकर्रर करने को होता है। अक्सर खादों की जब वो ना जखीरा अंदोजी होती है, जब सीजन आता है ना पीक पे, तो वो जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं वो जखीरा अंदोजी करके बैठ जाते हैं। हाँ जी। तो फिर वहां पे जो फूड प्राइस कंट्रोल करना, वो सारी चीजों को, एक्सेस को यकीनी बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है बेटा? तहसीलदार की। अगेन एक और बड़ा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है तहसीलदार का, और वो क्या है? हाँ जी। किस पढ़ा? अल्लाह के बंदो, इतने दिन हो गए ऐड आए हो, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा। फिर आपको पता है संडे बाजार तो रमजान बाजार लगते हैं, इतवार बाजार पता है ना? रमजान बाजार वो भी कौन लगवाता है? तहसीलदार। तो बेटा इतना ब्रॉड एम्बिट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। यानी कि आप देखें कुछ जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो एग्जैक्ट असिस्टेंट कमिश्नर वाली है। ठीक है, फील्ड वर्क कर रहा है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये बेटा इसके कुछ रोल्स हैं। और तहसील के लेवल पे रह के गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। और किन हदूद के अंदर, जो हदूद पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और पंजाब करेंसी एक्ट ने डिफाइन कर दी है। ठीक हो गया। कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है। ठीक है। तो ये बेटा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब हम अपने मेन आते हैं लेक्चर की तरफ, उर्दू का, कि उर्दू का कंपोनेंट्स क्या आगे होंगे और उर्दू में अच्छा स्कोर कैसे करना है, कैसे 70+, 75+ आप लोग जा सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज की नहीं समझ आई? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। ओके। अच्छा बेटा, जो आपको पीएमएस का उर्दू का पेपर होता है ना, उसमें ऐसे आता है 30 नंबर का, 30 नंबर का मजमून होता है। बाकी कंपोजिशन आपकी 70 नंबर की होती है। अब यहाँ पे तहसीलदार का जो पेपर बेटा, यहाँ पे जो उर्दू का मजमून आएगा कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का। तो इसका मतलब यह है कि 50% बेटी तो सीधी सीधी आपकी उर्दू के ऐसे के लिए जाएगी। तो अब यहाँ पे ऐसे की लेंथ, ऐसे का कंटेंट, ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे का स्ट्रक्चर, ये बेटा वो 4 चीजें होती हैं जिनकी बुनियाद पे ऐसे की मार्किंग होती है। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, आप लोगों ने ऐसे का जो स्ट्रक्चर इंग्लिश में सीखा हुआ है ना, सीएसएस के स्टूडेंट्स ने, आउटलाइन प्रॉपर, आउटलाइन के सारे क्राइटेरियाज, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी कोहेरेंट, इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, क्लैरिटी, सारी चीजें होंगी तो आउटलाइन आपकी अच्छी होगी। फिर आप लोगों ने बॉडी पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर सीखा हुआ है। टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करना है, स्पोर्टिंग डिटेल्स को एसोसिएट करना है, और एट द एंड उसको कंक्लूड करके अगले पैराग्राफ के साथ क्या कर देना? कनेक्ट कर देना है। तो पूरे ऐसे को कनेक्ट करना आपस में। तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर बेटा अप्लाई होगा आपके उर्दू के ऐसे के ऊपर। इसको अभी हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसे को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर में कैटेगरीज कौन सी आती है उर्दू के ऐसे की, टिपिकल कैटेगरीज कौन सी होती हैं? क्योंकि हर कैटेगरी का जो एक ऐसे होता है, उसको उसकी कैटेगरी के मुताबिक अगर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आप 70+ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बाकी आपके जो कंपोनेंट्स है वो भी सही अटेम्प्ट। सिर्फ ऐसे करके 70 नंबर नहीं बेटा आएंगे। तो ऐसे अगर 50 नंबर है ना, इसमें आप लोग 30 to 35 पे जा सकते हैं इजीली। तो ये आप लोगों ने इतना स्कोर अगर कर लेंगे तो बाकी तो ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा भी करते जाए तो 60-65 पे तो बात चली जाएगी, अच्छा स्कोर है उर्दू के अंदर। तो बेटा बाकी की चीजें देखें तो फिर एक आएगी तलखीस।
और तलखीस आपकी कितनी होगी? 15 नंबर की। और तलखीस आपको पता है किसे कहते हैं इंग्लिश में? प्रेसी। ठीक है, अगेन वही क्राइटेरिया जो इंग्लिश प्रेसी का होता है। अच्छा टॉपिक सेंटेंस, अच्छा टाइटल, और वेल कनेक्टेड डिटेल्स। अननेसेसरी डिटेल्स को आपने रिमूव कर देना है, सेंट्रल आइडियाज को आपने रिटेन करना है, और लेंथ को क्या करना है? स्किम करना है, और एक अच्छा सा पैराग्राफ आपने फॉर्मुलेट कर देना है। तो ये 15 है, तो 15 में से बेटा इसमें आप लोग 12 से 13 उर्दू में नंबर आ जाते हैं, इजीली आ जाते हैं। अगर आपके वर्ड्स अच्छे हैं, आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आ जाएंगे इतना स्कोर। फिर बेटा आप लोग के आएंगे ज़रबुल मिसाल, ज़रबुल मिसल, जिनको आप लोगों ने फिक्रों में इस्तेमाल करना है। बेटा ये तो मुफ्त के नंबर हैं। इसमें लेट से अगर आपका 10 नंबर का आता है ना, तो आप लोग 10 में से 10 ना लो तो ज्यादती है। इसमें कोई नंबर नहीं कटता, एग्जैक्ट 10 आउट ऑफ 10 आते हैं। या अगर वो काटेगा भी तो बेटा 9 आ जाएंगे मैक्सिमम, 8 9 इससे नीचे वो नहीं जाएगा, लेकिन 10 पूरे लेने चाहिए आप लोगों को। फिर इसके अंदर बेटा आएगी जुमलों की दुरुस्तगी। जुमलों की दुरुस्ती, दुरुस्ती या दुरुस्तगी? क्या दुरुस्तगी वर्ड सही है? ये वर्ड गलत है, वर्ड दुरुस्ती होता है बेटा, दुरुस्तगी वर्ड ही कोई नहीं है, हमने बना लिया खुद से। जी बेटा इस चीज को बड़ा कंफर्म किया गया है ना, उर्दू के पीएचडी जो है ना माजिद किया हुआ है, कहते हैं दुरुस्तगी वर्ड ही कोई नहीं है। ये तो हमने खुद उर्दू में बड़ी नई चीजें ऐड कर दी। दुरुस्ती वर्ड होता है जुमलों को दुरुस्त करें। तो बेटा जो जुमलों की दुरुस्त आपकी दुरुस्ती है ना, उसके अंदर आपके सेम 5 फिक्रे आएंगे, या अगर 2 2 नंबर के आए, या फिर 10 फिक्रे हो। अच्छा एक चीज और बता दूं, ज़रबुल इमसाल में ना आपको चॉइस मिल जाती है 1 से 2 की, इनमें चॉइस कोई नहीं होती। 10 आएंगे, 10 के 10 आपने करने हैं। ठीक है, जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है इसमें चॉइस, हाँ जी 10 मार्क्स की होंगे, और इसमें चॉइस नहीं है। अब देखो बेटा इसमें अगर नंबर देखें 50 60 70 85 नहीं हो गए? 85 हो गए। आप लोगों की काउंटिंग बेटा खराब है। क्या तहसीलदार बनोगे? हुकूमत को तो घाटे में डालोगे किसी का। तुम लोग तो रेवेन्यू के अंदर भी कल को गड़बड़ करोगे। तो रोज इंक्वायरी लगी होगी, बताएं जी इस गांव से इतने पैसे बनने ने, आप लोग थोड़े देंगे। अच्छा ठीक, बाकी बेटा जो 15 नंबर आपके बचते हैं ना, नहीं ट्रांसलेशन इसमें नहीं आएगी। इसमें आप लोगों को ना ग्रामर आएगी। ग्रामर मसलन वो कहता है जी इसमें जमीन पे नोट लिखें और इसकी इकसाम बताएं। हाँ जी ये ग्रामर की आ चुका है, जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव पेपर हो ना उर्दू के, वो ये वाले क्वेश्चन देता है ग्रामर के अंदर से। ठीक है, कलमा और मुहम्मल में फर्क बताएं। मुरकबे तौकीफी क्या होता है? ठीक है, मुरकबे अददी क्या है, मुरकबे इजाफी क्या है? तो ग्रामर के पोर्शन जो है ना ये आपने करने हैं, और इसके लिए अच्छा सोर्स वर्क के एंड पे बताएंगे, वहां से आप लोगों को ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ट्रांसलेशन बेटा डिपेंड करता है, अगर ये ग्रामर नहीं आएगी तो ट्रांसलेशन आ जाएगी। हाँ जी, तो ट्रांसलेशन इसमें हो सकता है 10 नंबर की दे दें। अच्छा अब बाकी एक बेटा ये चीजें हैं, मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन नहीं आएगी तहसीलदार के पेपर में, बाकी चीजों में वो पूरा करेगा। तो हर एक पेपर का अपना पैटर्न होता है। देखो उसने नाम दिया उर्दू कंपोजिशन, बेटा कंपोजिशन में 70 चीजें आती हैं, उसने 100 नंबर पूरा करना उसकी मर्जी। कोई भी ऐसी चीज भी दे सकता है जो आप लोगों ने कभी पढ़ी ना हो, लेकिन आती उर्दू कंपोजिशन के अंदर है। ठीक है, प्रेपोजिशंस जिस तरह उर्दू होते हैं आपके इंग्लिश के अंदर, प्रेपोजिशंस भी आ सकते हैं। क्या कहते हैं प्रेपोजिशंस को उर्दू में? हरूफे जार, वेरी गुड शाबाश। हरूफे जार भी आ सकते हैं। परिंदा परिंदा छत में बैठा है, पे बैठा हुआ है, ठीक है, छत पर बैठा हुआ है, तो हरूफे जार जो है ना ये भी आ सकते हैं। तो उसकी मर्जी है बेटा, कंपोजिशन के अंदर बड़े एरियाज आते हैं, वो किसी भी एरिया में आपसे वो कर सकता है क्वेश्चन।
तो ये आपके मार्क्स की डिवीजन होगी तहसीलदार के पेपर की। और अभी हम दो एरियाज पे काम करेंगे मेन, क्योंकि बाकी तो आप लोगों के पढ़ने वाले, आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। मजमून और तलखीस, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे आज कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और सर आप ग्रामर करवा देते ना, वो मुश्किल काम है। ये क्या नाम है बेटे का जिसने बोला है, ये ग्रामर अनीता। वाले का क्या नाम है? अनीता सर। अनीता? जी सर। ये हमारे वाली अनीता है। अनीता हाँ जी आपने सर। कल, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ अभी, अच्छा ठीक बल्कि है। आप एक काम करो, मैं इनको ऐसे करवाता हूँ। अनीता तुम एक काम करो, ये जो ग्रामर है ना उर्दू की, हरूफे जार, इसके ऊपर एक असाइनमेंट बना के मुझे अभी आधे घंटे के अंदर भेजो, जल्दी शाबाश, ग्रामर की। सर ये सही से नहीं ना आती ग्रामर, इसीलिए कह रही हूँ कि आप करवा देते चलें ये ऐसे। असाइनमेंट बनाए, असाइनमेंट। ठीक है। चलो, हम आज जो है ना, जो 65 नंबर है आपके तलखीस और मजमून के, इसके ऊपर आज हम काम करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर बात करते हैं उर्दू के मजमून की, तो बेटा ऐसे की ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और हर एक कैटेगरी की ना एक स्पेसिफिक डिमांड है। अब उर्दू के अंदर आपको चार कैटेगरीज कैसे आएगा? या सबसे ज्यादा बेटा होता है एक्सपोजिटरी, उसके बाद परसुएसिव, देन आर्गुमेंटेटिव, और उसके साथ लिटररी। अब ये चार कैटेगरीज हैं ऐसे की जो कि ये आपको तहसीलदार के पेपर में आएंगी, और टॉपिक्स भी 5-6 दिए गए होंगे और इन्हीं कैटेगरीज के टॉपिक होंगे। लिटररी वैसे बहुत ज्यादा आता है, और सबसे अच्छी उसकी जो उसका फेवरेट है ना एग्जामिनर का, वो लिटररी है। हाँ, उर्दू की बात, वो लामे इकबाल का कुछ शेर का मिसरा दे देता है, खुद ही को कार बुलंद इतना, चलो जी मजमून लिखें इसके ऊपर। ठीक है, तो लिटररी एग्जामिनर का हमेशा से फेवरेट रहा, चाहे ये पीएमएस का पेपर हो चाहे, और स्टूडेंट्स का हमेशा से लीस्ट फेवरेट रहा है, चाहे तहसीलदार हो चाहे कोई इसको अटेम्प्ट नहीं करता, बच्चे ऊपर वाले करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा जहां तक ताल्लुक है एक्सपोजिटरी का, एक्सपोजिटरी में सिर्फ आपको एक ख्याल, एक आइडिया या एक कीवर्ड दिया जाएगा, एग्जामिनर की कोई खास डिमांड नहीं होगी। आपने अपनी मालूमात की बुनियाद पे उस टॉपिक को क्या करना है, एक्सप्लोर करना और अटेम्प्ट करना है। कोई डायरेक्शन एग्जामिनर आपको नहीं देगा। मैं मिसाल देता हूँ, बढ़ती हुई आबादी, और इसका सद्देबाब। बढ़ती हुई आबादी और इसका सद्देबाब। पिछले पीएमएस के अंदर जो टॉपिक आया था कि कानून की हुक्मरानी, क्यों और कैसे, अगेन एन एक्सपोजिटरी टॉपिक। ठीक है, या भी आ सकता है सोशल मीडिया का किरदार। और अमन अफगानी के पिछले पीएमएस है, यानी कि 2012 के अंदर जो पीएम 22 के अंदर होता पुरअमन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल। ये बेटा पीएमएस के टॉपिक्स हैं जो आ चुके हैं। तो ये आपके सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? एक्सपोजिटरी। अब देखो कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें एग्जामिनर ने कोई डायरेक्शन आपको दी हो, एग्जामिनर ने कहा हो कि आपने इस नैरेटिव को चूज करना है, सिर्फ एरियाज दे दिए गए हैं।
आपने अपनी मालूमात की बुनियाद पे इसके ऊपर एक अच्छा ऐसे लिखना है, ठीक है। पहला देखें जी, बढ़ती हुई आबादी और इसका सद्देबाब। आप बताएंगे आबादी क्यों बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के असरात क्या क्या हैं, ठीक है। फिर आप इसका सद्देबाब लिख देंगे, वे फॉरवर्ड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉजेज बताएं, उसके इम्पैक्ट्स बताएं और साथ उसका वे फॉरवर्ड बता दें। अगला देखें, कानून की हुक्मरानी क्यों और कैसे, यानी कि आप बताएंगे कानून की हुक्मरानी की अहमियत क्या है और कानून की हुक्मरानी को किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा टॉपिक, इसके एक ऊपर हम अभी आउटलाइन भी बना के मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया का किरदार, कोई खास डायरेक्शन डायमेंशन नहीं है, आप मुस्बत किरदार भी दिखाएं, आप मनफी किरदार भी दिखाएं। और जब भी आप किसी भी टॉपिक के अंदर कोई मसला आ जाता है ना, कोई इशू आ जाता है, तो बेटा फिर आप पे लाजिम हो जाता है कि आप उसका सोल्यूशन या वे फॉरवर्ड लाजमी देंगे। पूछा नहीं भी गया तो आप वे फॉरवर्ड उसका दें, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जाना चाहिए। फिर पुरअमन अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आप बताएंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो पीस और स्टेबिलिटी है वो किस तरह पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ लिंक करती है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह के जो टॉपिक्स हैं बेटा, इनको क्या कहते हैं, एक्सपोजिटरी टॉपिक। इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। सादा सा हल ये है कि आप कीवर्ड्स को पकड़ें और कीवर्ड्स के ऊपर अपने मेन हेडर्स बना लें। क्या यहाँ पे बढ़ती हुई आबादी आपका एक आइडिया है और सद्देबाब उसका दूसरा आइडिया है। ये दो मेन आइडियाज हैं, इन दो मेन आइडियाज के ऊपर आपके बनेंगे मेन हेडर्स और इन्हीं से एसोसिएटेड आप बनाएंगे अपने सब हेडर्स, ठीक है। और इसी तरह ये देखें, कानून की हुक्मरानी, मेन कीवर्ड क्यों हो सकती है, क्यों जरूरी है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जरूरत, और कैसे का मतलब है कि उसका लाहे अमल क्या है, किस तरह से आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। ये तीन कीवर्ड्स हैं, तीन कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करके, एक्सप्लोर करके और इसी की सब डायमेंशंस में आप इसको कन्वर्ट करके अपना ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का किरदार, सोशल मीडिया पहला कीवर्ड, किरदार उसका दूसरा कीवर्ड है, ठीक है। सोशल मीडिया का बताएं एक सरसरी जायजा, ठीक है। और यह एक मुख्तसर तारुफ आप उसका करा दें। किरदार के अंदर आप मनफी किरदार भी बताएंगे और मुस्बत किरदार भी बताएंगे। मुस्बत किरदार बताएंगे तो बेहतर है कि उसकी कैटेगराइजेशन कर दें, उसका तलीमी शोबे में किरदार बताएं, सनती शोबे में किरदार बताएं, टेक्नोलॉजी के शोबे में किरदार बताएं, सेहत के शोबे में किरदार बताएं और आपका सियाहत के शोबे में, ठीक है। तो जब कैटेगराइजेशन करते हो तो आपके लिए ऐसे को ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। तो बेटा ये है आपके एक्सपोजिटरी टॉपिक्स, सिर्फ आइडिया दिया गया होगा, कोई खास डायरेक्शन या डायमेंशन या एग्जामिनर की डिमांड इसमें आपको एविडेंट नहीं होगी, यानी कि ऐसे की डायरेक्शन आप तय करेंगे, एग्जामिनर नहीं तय करेगा, ठीक हो गया। कोई मसला एक्सपोजिटरी टॉपिक्स में? अच्छा, उसके बाद बेटा दूसरे जो टॉपिक्स आएंगे वो हैं आपके परसुएसिव। ये दो बेटा थोड़े टेक्निकल हैं, परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव, और बच्चे आमतौर पर इन्हीं में मार खाते हैं, इंग्लिश ऐसे के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी। जो परसुएसिव ऐसे है ना, परसुएसिव ऐसे के अंदर एग्जामिनर आपको ना ऐसे की डायरेक्शन सेट करके देता है और आपने उसी डायरेक्शन में फिर आगे चलना होता है। आप अगर आप उसको काउंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको काउंटर करना है तो सिर्फ पूरे का पूरा ऐसे आपका काउंटर पर्सपेक्टिव पे होगा। अगर आपने उसके ओपिनियन को एक्सेप्ट करना है तो 100% ऐसे आपका बेटा क्या होगा, अपनी ओपिनियन के ऊपर होगा। आप नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव मिक्स नहीं करेंगे, आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट इसके अंदर अलाउड नहीं होते, या 100% आर्गुमेंट बेस्ड या 100% काउंटर आर्गुमेंट बेस्ड। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, और ऐसा नहीं कि हर जगह पे काउंटर आर्गुमेंट की गुंजाइश है, कहीं पे वो आपको बेटा ऐसा फैक्ट देता है कि आप उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। मसलन मैं कहता हूँ कि तालीम कौम का मुकद्दर संवारती है, अब क्या आप कहेंगे नहीं संवारती? काउंटर तो नहीं ना कर सकते, उसने कह दिया संवारती, अब आप साबित करेंगे कैसे संवारती है और क्यों संवारती है। अगर वो ये कहता है कि मर्द और औरत बराबर है, अब आपके पास फेस आ गई। अगर आपको लगता है बराबर है तो बता दें, अगर आपको लगता है कि नहीं बराबर तो आप बता दें कि बराबर नहीं है, आपके आर्गुमेंट्स उस डायरेक्शन में चले जाएंगे सारे के सारे। इसी तरह अब आपके पास ये स्पेस नहीं है
कि आप आधा बताएं कैसे बराबर और आधा बताएं कि बराबर नहीं है। तो बेटा जो आपका परसुएसिव ऐसे होता है ना, ये आपको वन डायरेक्शन में अटेम्प्ट करना होता है, इसमें मिक्स्ड डायरेक्शन नहीं ले सकते। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। तो यही ऊपर वाला टॉपिक था ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं परसुएसिव में। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान की बका का जामीन है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान की बका का जामीन है। ये आपका क्या टॉपिक है? परसुएसिव। एग्जामिनर ने डायरेक्शन सेट कर दी, एग्जामिनर ने आपको ऐसे की टोन भी बता दी, अब आपने उस रास्ते के ऊपर चल के ऐसे को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसको काउंटर करेंगे तो बेटा आप एग्जामिनर की डिमांड के अगेंस्ट जाएंगे और वैसे आपका फेल हो सकता है, उर्दू का पेपर आपका फेल किया जा सकता है। 50 नंबर 50% तो इसके आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने एक डायरेक्शन में रहना है। यस करना है तो 100% यस, नो करना है तो बेटा 100% नो। इसमें मिक्स्ड स्टांस नहीं ले सकते। ओके, फिर एक टॉपिक हम करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने मुआशी तकसीम को हवा दी है। अगेन कौन सा टॉपिक है? परसुएसिव। ठीक है बेटा, आप बताएंगे कैसे उसने उसको बढ़ाया है। मैं टॉपिक लिखता हूं कि तालीम इंसानी किरदार की तश्कील करती है। अगेन कौन सा है? परसुएसिव। यानी कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा बेटा, एक डिक्लेरेशन होगी और उसमें एग्जामिनर आपको डायरेक्शन सेट करके दे देगा, दिस इज कॉल्ड परसुएसिव ऐसे। परसुएसिव ऐसे में आप काउंटर या उसको मिक्स नहीं करेंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, फिर बेटा आपका आता है आर्गुमेंटेटिव। अब आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव दोनों की टोन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों में आपने क्या देने हैं? आपने होना दोनों में आर्गुमेंटेटिव है, लेकिन परसुएसिव में आपके हाथ बंधे हुए हैं। परसुएसिव के अंदर आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जाओगे, उसको मिक्स नहीं करोगे। आर्गुमेंटेटिव की बेटा ऐसे की डिमांड ये है कि आप पहले अपना एक स्टांस लेंगे, उसका फिर काउंटर स्टांस देंगे, फिर काउंटर को काउंटर करके अपने मेन स्टांस को जस्टिफाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बेटा आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, एग्जाम में टॉपिक की डिमांड को कब फुलफिल करेगा? 100%। देखो ऐसे तो आपका 60% टॉपिक की डिमांड फुलफिल करके भी पास हो जाता है, लेकिन आप लोग ये CSS PMS में नहीं बैठे हुए कि आप बाकी ऑप्शंस में से कवर कर लेंगे। आप लोग बैठे हुए हैं कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर, यहाँ पे आपके पास जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम है। तो जब तक आपने टॉपिक बेटा वो उठाना है कि जहां पे आपको यकीन हो कि आप 100% एग्जामिनर की और टॉपिक की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको लगता है कि मुझे 40% आता है तो बेटा कभी भी वो टॉपिक चूज ना करें। यू आर चूजिंग अ डिजास्टर रेसिपी फॉर योरसेल्फ, तो उसमें ना जाएं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे उस सूरत में आपने ऑप्ट करना है जब आपकी तीन चीजें बेटा आप जस्टिफाई कर सकें। आपका थीसिस यानी कि आपका मेन आर्गुमेंट, फिर आपका एंटीथीसिस और फिर आपका सिंथेसिस। तीन चीजें आप मिलेंगी उसको तो बेटा आपका ये 50 में से 40 भी आ सकते हैं, 45 भी नंबर आ सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव स्कोर सबसे अच्छा देता है और सबसे ज्यादा फेल भी ये करवाता है। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें करनी है। ओके हो गया, यानी कि लेट से अब बेटा जितने भी आपके परसुएसिव थे ना, परसुएसिव को क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट कर दो, वो क्या बन जाएंगे? आर्गुमेंटेटिव। मैं कहता हूं क्या तालीम कौम की तकदीर संवारती है? आप एक तो आपको पहले स्टांस लेना पड़ेगा, हाँ या ना। लेट से आप कहते हैं हाँ संवारती है, तो उसके ऊपर आप अपना आर्गुमेंट देंगे। फिर बेटा आपको उसका काउंटर आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा। नीचे आकर आप बताएंगे कि नहीं, तालीम कौम की तकदीर नहीं संवारती। फिर जो आपका काउंटर है, काउंटर को रिफ्यूट करके बेटा, काउंटर को रिफ्यूट करके आप दोबारा अपने मेन थीसिस को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ये मैं तीनों के ऊपर एक आउटलाइन बना के ना, आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बोर्ड नजर नहीं आ रहा बेटा, लाइट चली गई है तो अभी वो चल गया जनरेटर। आवाज क्लियर आ रही है ना? ये चीज जी जरूरी है सर, ज्यादा। आवाज भी जी सर, यस सर। आवाज भी क्लियर है और बोर्ड भी क्लियर है, नजर आ रहा है। ओके ओके ठीक है, तो तीन चीजें जो है ना आपने यहाँ पे बेटा देनी है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस।
अगर आप ये 3 चीजें देंगे तो 100% आपके टॉपिक की डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएगी। ये अभी मैं आपको ऑफलाइन बना के सिखाऊंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस क्या होता है। फिर बेटा आता है लिटरेरी ऐसे ऐसे इसके अंदर आपको कोई कोटेशन आ सकती है, कोई शेर का मिसरा आ सकता है, ठीक है, कोई किसी शायर का कोई शायराना कलाम का कुछ हिस्सा आ सकता है, तो वो उसके ऊपर आपने पूरे का पूरा ऐसे बिल्ड करना है। मसलन वो कहता है, हाँ जी ये बड़ी दफा आ चुका है, ये भी आया हुआ है यहाँ, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इसी तरह अगर आप और लिखने, हर फर्द है मिल्लत के, बेमुआवजा दुनिया में उभरती नहीं। तो बेटा इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल वर्ड्स, कोई कोटेशन, खुदी को कर बुलंद इतना, ठीक है जैनब, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। तो इस तरह के जो शेर है बेटा ये बेमुआवजा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, ये बहुत दफा आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि कौमों को ना, कौमों के राइज के लिए कोई ना कोई मुआवजा चाहिए होता है, कोई ना कोई करिश्माती काम उनको करना पड़ता है। रेवोल्यूशन हो सकता है, वेरी गुड, कोई रेवोल्यूशन या कोई पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना पड़ता है। हाँ नहीं वो आपकी अपनी अपनी डिकंस्ट्रक्शन है, जो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि ऐसे आपने अटेम्प्ट करना वहां पे 70 बच्चा अटेम्प्ट करेगा, 70 बच्चे की डिफरेंट परसेप्शन है किसी भी टॉपिक को लेके। तो सब्जेक्टिविटी बेटा किसी चीज का नाम होता है ना, सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि हर इंसान का किसी भी टॉपिक को लेकर अपना एक अंदाज होता है। तो ये है आपके लिटरेरी एसेस, और ये 4 बेटा ऐसे के टॉपिक्स हैं जो आप इनकाउंटर करेंगे पीएमएससी पेपर में। अब हम आते हैं खाका कैसे बनाना है। और बेटा एक चीज और बता दूं, आउटलाइन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट इन पेपर, ये सिर्फ आपके ऐसे की प्लानिंग होती है, एक रोड मैप होता है, आपको पता होता है कि मैंने ऐसे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक और इन आर्गुमेंट्स के साथ लिखना है। बगैर आउटलाइन के स्टार्ट करेंगे तो बेटा वो फिर 2 सफे लिख के बस हो जाएगी, पता नहीं चलेगा शुरू कहाँ से किया और एंड कहाँ पे करना है। तो एटलीस्ट आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, आपको गाइड करे कि आप कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं, आगे आपने कौन सा पॉइंट लिखना है और उसको किस तरह से ऐसे को अपना प्रोग्रेस करना है। बताएं कोई टॉपिक इसके ऊपर अभी आउटलाइन बनाते हैं। आर्गुमेंटेटिव सर पे बना ये दें। सर ये खुद ही वाला ही बना दें। ये कौन, ये फिर अनीता तो हाँ नहीं सर बोल रही? इसका बना दें, लिटरेरी ऐसे की प्लीज बना दें सर। सर खुद ही वाले। हाँ चलो पहले आर्गुमेंटेटिव का बनाते हैं फिर लिटरेरी का बनाते हैं, ठीक है। और चले आर्गुमेंटेटिव के अंदर टॉपिक हम कर लेते हैं जी क्या, अच्छा जी, क्या तालीम कौमी इस्तेहकाम मुहैया करती है? नहीं करती? बताएं जी, यस करती है, कौन कह रहा है यस? किसने यस कहा बेटा बताएं। सर मैं सर क्या मैं नाम है अनीता। बेटा? मैं का नाम क्या है? सर अनीता। अनीता। अनीता कहीं सिलेबस बेटा मुकम्मल तो नहीं हो गया आपका?
मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेबस सारा मुकम्मल हो गया है, तो नहीं अब सर, हुआ तो नहीं है वापस अभी। फाइट किया को थोड़ी सी मस्ती कर लें अब कुछ 4 दिन। चलें, क्या तालीम कौमी इस्तेहकाम मुहैया करती है? बताएं जी, क्या आपका ब्रॉडर करती है या नहीं करती? क्या स्टांस है? करती है। तो नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, हाँ स्ट्रेंथ, सही चल रहा है बेटा। सही नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर। ओके। सर वैसे एक बात है, तालीम कौमी से काम नहीं करती, मैं तो यही कहूँ। एक तो पार्टी में है सर, वो भी कौन सी अदर कौमी कौमी इस्तेहकाम पार्टी, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। सारे विचार अच्छा, वो आपको एक मजे की बात बताता हूँ। कौमी इस्तेहकाम पार्टी की ना ट्रांसलेशन चेक करें इंग्लिश में, तो वहां पे आता है नेशनल इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। इस्तेहकाम इस्टेब्लिशमेंट को भी कहते हैं ना। तो कभी कभार गूगल ट्रांसलेटर बहुत ज्यादा सच बोल जाता है, जरूरत से ज्यादा। तो सच जरूरत से ज्यादा भी जो है ना वो सही नहीं होता है। तो बेटा अभी ऑब्वियस सी बात है कि तालीम ही है ना जो एक कौम की बुनियाद रखती है। तालीम अच्छे नौजवान पैदा करती है, हुनर देती है, रोजगार कमाने के काबिल बनाती है, ठीक है, शऊर देती है, सबसे जरूरी बात। तो अच्छा, अब हमने कहा कि जो एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेटा उसके 3 पार्ट्स होंगे, मेन थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। चलें जी, सबसे आप लोग क्या कहते हैं, देती शऊर? ये इसका हम लिखेंगे कि तालीम वो ऑप्शन बाद में ना, अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन से हमारे आर्गूमेंट्स क्या है। मेन आर्गूमेंट हमारा क्या है कि तालीम कौमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। चलिए ये मेरा क्या हो गया, मेन स्टर्म्स। दिस इज कॉल्ड थीसिस। अब नीचे मैं इसको साबित करूंगा कैसे जरूरी है, ठीक हो गया। अब मैंने इसका क्या देना है, एंटीथीसिस। तो मैं लिखूंगा तालीम कौमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी नहीं है। सर ऐसे साफ साफ तो नहीं ना कह सकते कि जरूरी नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा कोई और नहीं, बेटा मतलब आपने कोई क्या, ओपिनियन बुक करके। नाम क्या आपका? ये फिर भी तो निकाह तो सर नहीं था नाम आपका। ना पूछा करें सर, वो मैं बताती हूँ। इस तरह नहीं हो सकता कि कौमी इस्तेहकाम तालीम से ज्यादा रोजगार या इस तरह से कोई करके, क्योंकि इस तरह साफ साफ कहना कि जरूरी नहीं है भी तो अच्छा नहीं लगता। बेटा तो बेटा फिर हम एंटी थीसिस को निकाल दें, उसको कर दें हल्का हल्का थीसिस कर लें उसको। एक तो मेन थीसिस है ना, तो एंटी थीसिस का मतलब क्या है पहले मुझे ये बताओ। एंटी का मतलब क्या होता है निकाह, जल्दी बताओ। सर सर उसके काउंटर खिलाफ आर्ग्यूमेंट होता है ना। एंटी एंटी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी। सर काउंटर काउंटर। आर्ग्यूमेंट करते हैं। काउंटर, काउंटर खिलाफ। आर्ग्यूमेंट। एक जगह पे आपके देखो, मैं कहता हूँ इस जेंडर इक्वालिटी या मिथ, मेन स्टांस आपको होगा यस, एक होगा नो। अब मुझे बताओ नो की हल्की फॉर्म क्या है कि हम वो यूज कर लें। अब नहीं हमने लिखा है, तो बताएं को नहीं की कुछ ऐसी हालत बता दें वो लिख लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम काउंटर ना करें। सर नहीं, ये टॉपिक असल में ऐसा है ना कि इसमें डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि तालीम कौमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी नहीं है, मतलब कोई। मुझे को अनीता, मुझे ना कोई पेपर दिया आज तक उर्दू का बेटा? नहीं सर। बातें चुप करके सुन लें थोड़ी देर। अच्छा, तो दूसरा बेटा हमारा एंटीथीसिस आ जाएगा कि तालीम कौमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी नहीं है। फिर आप तीसरी जगह पे बेटा जाके क्या दोगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस आप कैसे दोगे कि आप बताएंगे यहाँ पे कि तालीम बाकी अवामिल की कामयाबी के लिए जरूरी है। दीकर कर लें, बाकी ठीक है, एक चीज है। अच्छा, अब बेटा ये मेरी 3 चीजें हैं जिससे मेरा एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो एग्जामिनर की डिमांड है, जो टॉपिक की डिमांड है उसको कंप्लीट करेगा। अब इसको ना
प्रॉपर आउटलाइन में बनाते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। चले बेटा, ये एक्सपोजिटरी नहीं है ना, एक्सपोजिटरी में फ्रेज में जाए ज्यादा बेहतर है, आर्गुमेंटेटिव में फिक्रा ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा खैर, पहले हमने बेटा मेन अपना सबसे पहले हम देखेंगे तारुफ। अच्छा, आउटलाइन को कुछ बच्चे जो है ना वो आउटलाइन ऐसे लिख देते हैं। अनीता, ये देख रही हो, ऐसे आउटलाइन नहीं लिखना, जी आउटलाइन सर। क्या लिखना है, यार खाका, खाका ठीक है। खाकी भी इसको लिखना, ठीक है। चाहे जी आउटलाइन छोटी बना के, आउटलाइन छोटी तो चलो खाकी बना लेते हैं, आउटलाइन ठीक। में खाका ही लिखना, ठीक है। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले हमारा यहाँ पे मेन स्टांस आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट अभी इस पे ना जाएं, आप लिख दें कि मुआशरे में तालीम का किरदार। तो ये हम अब इस क्या उससे बनाएंगे? हाँ, ये तो मेन हेडर्स है ना मेरे, थोड़ा सा टॉपिक को पहले बताना होगा। अब मैं तीसरे में जाता हूँ बेटा, कि तालीम कौमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, या यूं कर लें, तालीम क्यों कौमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। ठीक हो गया। अब हम बताएंगे बेटा कि तालीम क्यों जरूरी है कौमी इस्तेहकाम के लिए, ये मेरा मेन आर्गुमेंट है। अब इसके ऊपर मैं अपने दूंगा दलाइल। पहला, तालीम सर उसमें ये इसमें भी हम ऐसे कहेंगे कि ये सारे सिंटेक्स मिक्स कर दें। इसमें बेटा चल जाता है, ये उतना इसमें नहीं रिक्वायर्ड, यूनिफॉर्मिटी उर्दू ऐसे की डिमांड नहीं है, इसमें क्लैरिटी का ज्यादा रोल है, ठीक है। सर वैसे डिमांड आउटलाइन की है नहीं। हाँ, देखो इसमें ये है ना, इसमें मेन है कि इसमें आउटलाइन की डिमांड ही नहीं है, तो जब आउटलाइन इसमें डिमांड ही नहीं कर रहा एग्जामिनर, तो फिर वो मैटर नहीं करता, ये आप अपने फायदे के लिए बना रहे हो, क्योंकि आपने ऐसे इसके ऊपर बिल्ड करना है ना। तो पहले हम बताएंगे, देखो तालीम क्यों जरूरी है कौमी इस्तेहकाम के लिए, कि तालीम तालीम एक बाशऊर कौम की तश्कील करती है, ये मेरा पहला आर्गुमेंट आ गया। इसके ऊपर मैं पूरे का पूरा बेटा बॉडी पैराग्राफ लिखूंगा, आगे चल के उसको साबित करूंगा कि तालीम कैसे कौम को शऊर देती है। फिर तालीम हुनर सिखाकर मुआशी इस्तेहकाम लाती है। फिर तालीम पढ़े लिखे रहनुमा पैदा करके सियासी इस्तेहकाम लाती है।
तालीम तनाज़ात के पुरअमन हल को क्या बनाती है, यकीनी बनाती है। तो ये बेटा मेरा क्या हो गया, थीसिस, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं फिर आगे इसका क्या दूंगा, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में फिर मैं क्या लिखूंगा, तालीम क्यों कौमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बेटा मेरे सारे के सारे यहाँ भी क्या आ जाएंगे, काउंटर आर्गुमेंट्स। ये नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड सबको बेटा? छोटा तो नहीं है? पीछे वालों को नजर आ रहा है सही? बस ठीक है, फिर इनको भी नजर आ रहा होगा। ओके, अब मैं इसके काउंटर दूंगा तो मैं कहूंगा कौमी इस्तेहकाम अच्छे निजाम हुकूमत के बगैर नामुमकिन है। यानी कि जितनी मर्जी आप तालीम ले आए, सारी 80% आपके पास लिटरेसी रेट हो, उसके बावजूद अगर गुड गवर्नेंस नहीं है तो क्या तालीम किसी काम आएगी बेटा? नहीं आएगी। फिर हम लिखेंगे शफाफ निजाम एहतसाब कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। एजुकेशन है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है किसी को, और मेरिटोक्रेसी नहीं है, तो बेटा कोई कौमी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ओके हो गया? अब ये मेरे क्या आ रहे हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स। और काउंटर आर्गुमेंट्स में प्रॉपरली ये वैलिडेट करूंगा, जस्टिफाई करूंगा कि भाई मुझे एग्जैक्ट मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि ये जरूरी नहीं है। उसी पोटेंशियल के, उसी स्ट्रेंथ के आपके काउंटर आर्गुमेंट्स होने चाहिए। ठीक है? अब हाँ, अब आप देखें कि इन पॉइंट्स में क्या कोई ऐसा पॉइंट है कि जो आप कहें ये झूठ है? क्या अच्छे निजाम हुकूमत के बगैर कौमी इस्तेहकाम आ सकता है? नहीं आ सकता। शफाफ निजाम एहतसाब के बगैर नहीं आ सकता। तो बेटा आपके आर्गुमेंट्स भी काउंटर आर्गुमेंट्स के उसी पलड़े के, उसी स्ट्रेंथ के होने चाहिए। फिर चूंकि जितने चार हैं तो चार या तीन कर लेते हैं इसमें। फिर मौके तक बिला तफरीक रसाई, कि कौम आपकी सारी पढ़ी लिखी है लेकिन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो ब्रेन ड्रेन ही करेंगे ना। क्या एजुकेशन नेशनल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगी या ब्रेन ड्रेन में कंट्रीब्यूट करेगी इन एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज? ठीक है, तो मौके तक बिला तफरीक रसाई और मेरिट की पामाली, कौमी इस्तेहकाम
तीन तीन चार चार सब्जेक्ट बता देंगे। हाँ जी, खतरनाक है। ठीक हो गया। अब देखो बेटा, मेरा थीसिस आ गया, फिर मेरा क्या आ गया, एंटीथीसिस। अब मैंने क्या देना है इसका, नीता नजर आ रहा है बेटा? नीता अपना माइक ऑफ करके मैसेजेस पे, नीता माइक ऑन करके बेटा बताओ। अच्छा, उसके बाद हम तीसरा बेटा करते हैं। अब आएगा मेरा सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या बताऊंगा कि दीगर अवामिल के लिए तालीम जरूरी है। नीचे लिखूंगा ना। या दिगर की बजाय करने मंदरजा बाला ऊपर वाले थे ना। मंदरजा बाला वामिल के लिए तालीम नागुज़ीर है। अब देना सिंथेसिस। सिंथेसिस हम क्या करेंगे, एंटीथेसिस को गलत साबित करके इसको सही साबित करना है। कैसे करेंगे? मतलब अच्छे निजाम में पूरा हम इसमें ही चले गए तरीके समाज में इसमें मैसेज कर ठीक है, मंदरजा बाला वामिल के लिए तालीम नागुज़ीर है। तो अब देखो, अब इसका लिखते हैं। मैं लिखूंगा, सही है। अब एंटीथेसिस का क्या है? अब एंटीथेसिस को रिफ्यूट करना, सिंथेसिस। अब देखो, मेरा यहाँ पे पहला एंटीथेसिस क्या था, अच्छा निजाम हुकूमत। अब मैं लिखूंगा अच्छा निजाम हुकूमत। इसको मैंने रिफ्यूट करना, मैं कहूंगा अच्छा निजाम हुकूमत तालीम के बगैर नामुमकिन है। अब समझ आई सिंथेसिस की? सही उत्तर ही आपका हो रहा है। नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा निजाम हुकूमत, फिर दूसरा क्या था, शफाफ निजाम इस्लाम। तालीम भी शफाफ निजाम एहतसाब के लिए लाजमी है, या जो भी आप अपना लिख लें। फिर मवाके तक बिला तफरीक रसाई। ये पढ़ी लिखी आबादी क्या, पढ़ी लिखी आबादी दूसरे तक जा सकती है। पढ़ी लिखी आबादी ही मवाके से फायदा उठाने की अहमियत रखती है। या ये लिख लें, पढ़ी लिखी आबादी अपने लिए मौके खुद पैदा कर सकती है। फिर आप इसका एंड पे क्या दे देंगे, हासिल किराम। ये है बेटा आपकी एक आउटलाइन का पैटर्न। एग्जाम सुन ले, नजर आ रहा? ठीक है बेटा, तो तो अब आप देखें, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बॉडी पैराग्राफ्स आपके अप्रोक्सीमेटली बन रहे हैं। कोशिश करेंगे 13 से 15 पैराग्राफ इसके लिखें, और एक पैराग्राफ के अंदर आप वर्ड लिखते हैं मेरे साथ 70,000 को वर्ड का आपने लिखना होगा। ठीक है, तो ये बेटा एक आउटलाइन का तरीका है, इसके अकॉर्डिंगली आप लोग आउटलाइन बना के, या अगर आपको बना लेंगे तो बहुत अच्छा है, बना जरूरी नहीं है लेकिन नंबर बहुत अच्छे आते हैं। अब मैंने आपको बताता हूँ, जो जिस पेपर में मेरे 81 था ना पीएमएस का, उसके अंदर मैंने सीएसएस के कैलिबर की आउटलाइन बनाई थी, फुल डिटेल्ड। 30 नंबर कैसे था उसको, लेकिन उस लिहाज से प्रॉपर टाइम दे उसको अटेम्प्ट किया था, कनेक्टर्स भी लगाए थे, यहाँ से अंदाजा कर, उर्दू के अंदर भी कनेक्टर्स लगाए हुए थे। तो ये सारी चीजों के साथ कंप्लाई करना वो बड़ा जरूरी होता है बेटा। ठीक है, तो ये है आउटलाइन किसकी, एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे की। अब हम आउटलाइन बनाते हैं एक एक्सपोजिटरी की। एक्सपोजिटरी की बेटा उसी तरह से आसान है। मसलन वो कहता है कि बढ़ती, अच्छा तो वो दूसरा करते हैं, कानून की हुक्मरानी क्यों और कैसे। इधर ले आते हैं। कानून की हुक्मरानी क्यों और कैसे। ठीक है, अब अगर इसका हमने खाका बनाना है, अब देखिए ये है बेटा एक एक्सपोजिटरी टॉपिक। एक्सपोजिटरी टॉपिक में आपने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्सप्लोरेशन करनी है। तो देखो अब इसमें कीवर्ड्स अपने देख लो। पहला तो उसी तरह लिखेंगे तारुफ, दूसरा हम लिखेंगे कानून की हुक्मरानी का सरसरी जायजा। सर ये जो दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये बेसिस को कहते हैं क्रंच पैराग्राफ। क्रंच पैराग्राफ क्या करता है, आपके मेन सारे जो आइडियाज हैं या डेफिनेशन है ना, उनको जरा एक सरसरी सा जायजा देता है। इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे में क्रंच पैराग्राफ आता है। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कानून की हुक्मरानी क्यों। का मतलब ये है कि कानून की हुक्मरानी की अहमियत। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं अटेम्प्ट करने के। बेहतर है कि आप इसकी कैटेगरीज बना लें। मैं कहता हूँ कानून की जो हुक्मरानी की अहमियत है ना, पहले मैं लिखता हूँ मुआशरती तनाजुर में। इसमें हाँ, अब बताएं एक सोसाइटी के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ इन्फोर्समेंट है, कानून की हुक्मरानी, वही तो हम पढ़ रहे हैं। माशरती तनाजुर में कैसे वो करती है प्रमोट, क्या वो करती है, रोल प्ले करती है। अबू बकर, माशरती तनाजुर में कानून की हुक्मरानी क्या किरदार अदा करती है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ क्राइम को रोकती है, शाबाश, गुड। हम लिखेंगे यहाँ पे, देखें कि मुआशरती तनाजुर में क्या होगा कि मुआशरती तफरीक का खात्मा होगा
आप लोगों ने बताते जाना, जो नहीं होगा उसको निकाल देंगे। मुआशरती तफरीक का खात्मा होगा, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ का क्याम होगा। शाबाश। मुआशरती मुआशरती जो है ना वो इस्तेहकाम आएगा, और ऑटोमेटिकली बुनियादी इंसानी हकूक का क्या होगा बेटा, तहफुज होगा। कब? जब कानून की हुक्मरानी होगी। तो ये तीन बल्कि ज्यादा नहीं लिखते, हम तीन तीन ही लिखते हैं क्योंकि आगे दूसरा भी करना है बेटा। अब इसी तरह हमने लिखा कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों जरूरी है बेटा। पहले हमने लिखा सोशल कॉन्टेक्स्ट में कि जब एक मुआशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी तो क्या होगा, मुआशरती तफरीक का डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी। लॉ, उसके बाद जस्टिस होगा, इक्विटी होगी और सोशल स्टेबिलिटी आएगी। अंडरस्टूड सी बात है। फिर हम लिख लेते हैं इसको किस तनाजुर में, सियासी तनाजुर में। सियासी तनाजुर में देखो, जब किसी सियासत में कानून की हुक्मरानी होती है या अगर कहीं पे बेटा कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो क्या होगा। हाँ, उसमें हम सियासी हम ये लिख लेते हैं क्यों जरूरी है सियासी तनाजुर। ये सियासी इंतकाम बाजी से तहफ्फुज देती है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का पता है ना, कि जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को वो दीवार के साथ लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं सियासी, नहीं मिसिंग पर्सन नहीं, इसको कहते हैं सियासी इंतकाम बाजी या सियासी इंतकाम साजी। तो हम लिखेंगे कि सियासी इंतकाम साजी से तहफ्फुज देती है कानून की हुक्मरानी। कोई किसी के साथ नाइंसाफी या ज्यादती नहीं कर सकता। ठीक हो गया। और क्या सियासी अमहंगी लेके आती है कि नहीं। कानून की हुक्मरानी होगी ऑटोमेटिकली यार, पॉलिटिकल क्या होगी, हार्मनी क्रिएट होगी। सियासी हम आहंगी का फरोग। और बताओ यार आप ये कि जब ऐसा सियासी निजाम कि जिसमें कानून की हुक्मरानी है, कोई किसी के साथ पंगा नहीं ले सकता, तो क्या होगा फिर। अमनो होगा। अमनो अमान होगा, वो हमने लिख दिया है। वो मुआशरे में अमनो अमान होगा, सियासत में क्या होगा। हाँ, शाबाश, जमहूरियत का तसलसल। बल्कि हम इसको यूं करते हैं कि इससे क्या होगा, सियासी शमूलियत का कल्चर आएगा, पॉलिटिकल इंक्लूजन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आएगी। लोग सियासत में पार्टिसिपेट करेंगे जब उनको पता है कि हमें कोई रात को उठा के नहीं लेके जाएगा, हमें लॉ एंड ऑर्डर है। तो पढ़ा लिखा नौजवान किस में आएगा बेटा, सियासत में आएगा। तो सियासी शमूलियत और जमहूरियत का फरोग। बाजी कर दो। ये तो अनीता ने बताना है। अनीता बोल के लब आजाद हैं तेरे। अनीता ने ना आजादी का नाजायज फायदा उठाया।
आर्टिकल 19 भी ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच मौजूद है विद इन कन्फाइंड कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जब आप वो हदूद से बाहर निकलेंगे ना तो फिर वो हकूक सल्ब कर लिए जाते हैं। चलें, अब सियासी तनाजुर भी हो गया, अब कर लेते हैं मुआशी तनाजुर में। तो ये बेटा, ये जो बच्चे बैठे हुए ऑनलाइन भी, उर्दू को लाइट नहीं लेना, बड़ा एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है। और यकीन करें आप लोगों का मुकाबला इससे अच्छी आउटलाइन वालों के साथ होना है। तो अगर आप लोग बगैर आउटलाइन के मजमून लिखेंगे या बड़ा लाइट लेंगे तो पास तो हो जाएंगे 40-50 लेके, लेकिन वो जो 70-80 पे जा रहे हैं ना उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे। एक एक नंबर आधा, और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से ना 0.75 0.85 पे आगे बात रुक जाती है। 80 फ्लैट से मेरिट 60 है, आपके बनेंगे 57.85 57.75, तो 0.25 से भी बात रह जाती है। इसलिए वो जो मार्जिन वो आपने यहाँ से निकालना है। तो उर्दू को अच्छी तरह से तैयार करें ताकि 70 से ज्यादा नंबर इसमें आए। अबू बकर अप्लाई किया हुआ है? डेट का मसला है, अंडर एज। अच्छा अच्छा, सादा भी ये कर दिया करो टाइम से, तो फिर ठीक है, फिर तो आप एलिजिबल हो। उसमें वो एज का भी इशू था ना। अच्छा अच्छा, एज और डिग्री दोनों का। सही है। हाँ जी, मुआशी तनाजुर में क्या होगा? कानून की जब हुक्मरानी होगी पुत्र तो क्या होगा फिर? अमन, क्लास की तस्लीम होगी, क्लास सर्टिफिकेशन हम ये कह सकते हैं कि वसाइल तक बिला तफरीक रसाई मिलेगी सबको, कि नहीं होगा? तो ये होता है कि सबको इक्वल मिले। हाँ, इसका मतलब ये है ना कि लीड तो नहीं ना, रिसोर्सेज लीड की कमोडिटी नहीं बनेंगे। गरीब भी, आपके जेंडर बेस्ड जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, सारों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब ये तो नहीं कि नौकरी में हक सिर्फ उसी का जो लीड क्लास का बंदा है, फलां सर्विसेज में वही बंदा जा सकता है। तो वो जो एक इलिटिस्ट कैप्चर है उसको खत्म करती है लॉ एनफोर्समेंट। तो क्या होगा, क्योंकि मुशन की बात कर रहे हो ना, तो मुआशी वसाइल तक बिला तफरीक रसाई। ठीक है, और कोई एक पॉइंट आपसे मैंने पूछ के लिखना है। चलें शाह, सोच लें, कोई मसला नहीं। हाँ जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गुरबत का खात्मा होगा शाबाश। आमिर साहब, जी जी, डिलीट ना कीजिएगा इसकी ना, ओके, जो आपने लिखा है इसकी पिक्चर्स बनानी है। शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा, फिर गुरबत का खात्मा होगा, और निमरा नहीं, वो आ जाएगा। वसाइल तक सारों की रसाई आ गई, गुरबत का खात्मा हो गया। क्या वो मौके तक रसाई मिलेगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ना सबको? वो मुआशी वो मसाइल है। मौका, अपॉर्चुनिटी समथिंग एल्स, रिसोर्स इज समथिंग एल्स। एक रिसोर्स और एक अपॉर्चुनिटी है, ये अक्सर बताएगी क्या फर्क होता है। चलो अक्सर, अब अनीता ने बता देना था अब तक, लेकिन वो बेचारी मुआशी पाबंदी वो जबरी इंसदाद के ठीक है। अच्छा, ये आपने डिस्कस कर लिया है कि कानून की हुक्मरानी क्यों जरूरी है, पहला सेक्शन। दूसरा आपका कैसे, तो कैसे वे फॉरवर्ड है, और वे फॉरवर्ड आप बता दें, इसको यहाँ पे लिखते हैं।
चौथा मेन हेड है कि कानून की हुक्मरानी कैसे, ऐसे। हाँ जी, नंबर 1, क्या करेंगे कानून की हुक्मरानी कायम हो जाए? एक हम ये कह सकते हैं कि फाल अदलिया के क्याम से, आजाद दिया फाल ज्यादा बेहतर है। आजाद आजाद हो जाए और काम ही ना करे तो क्या फायदा? सर नहीं आजाद फंक्शनल फंक्शनल बेहतर नहीं है। दोनों का फंक्शनल है ही नहीं अगर हम है। अभी कोर्ट सेक्शन 3 को देखेंगे तो सर आजादी में फाल और आजाद अदलिया का नाम, ठीक है। फिर गैर मुतस्सबाना निज़ाम एहतसाब हो सकता है। तासुब से पाक आप करने ज्यादा औखा हो गया है। तासुब से पाक निज़ाम एहतसाब। फिर चलो, फिर हम कहेंगे क्या हुक्मरान तर्ज हुक्मरानी में इस्लाहात ला के हो सकता है कि नहीं? बताओ, हो सकता है तो लिख लेते हैं। क्या सर तर्ज हुक्मरानी में इस्लाहात ला के, गवर्नेंस यस सर। गवर्नेंस इस्लाहात। इसका स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। लिखा जा सकता है उर्दू में गवर्नेंस, लिखा जाता है। इतनी स्पेस देगा बेफिक्र है। ये नहीं कांटा मारेगा इसको भी। गवर्नेंस उर्दू में भी लिखी जाती है। और बताओ यार, कानून की हुक्मरानी कैसे आ सकती है? हम ये कह सकते हैं पार्लिमानी सुप्रीमेसी बहाल करके। सुप्रीमेसी बेटा क्यों जरूरी नहीं, जब लेजिस्लेशन अच्छी होगी, हर चीज इंटरडिपेंडेंट है। या हम ये कर सकते हैं कि इख्तियारात की तकसीम को शफाफ बना के। बेटा सारा कुछ ही जरूरी है, साबित आपने करना है। बॉडी पैराग्राफ लिख के साबित करो। इख्तियारात की तकसीम में मुनसिफाना रविश और शाबाश। जागीरदाराना निजाम का खात्मा। चलें, इतने काफी है। और फिर हम दे देंगे हासिले कलाम। बेटा ये एक आपका रोड मैप है, आपका पैटर्न है ऐसे को अटेम्प्ट करने का मुकाबले के इम्तिहान के लिए। अदरवाइज तो फिर जैसे दिल करता है कर लें, लेकिन अगर आपने कंपटीशन में रहना है तो बेटा फिर आप इस तरीके के मुताबिक चलना पड़ेगा। और फिर आप लोग इंशाल्लाह गारंटीड है कि अगर आप लोग इस तरह लिखेंगे ऐसे, आप लोगों के साथ बेटा प्राइम एग्जाम्पल में मौजूद 80+ स्कोर करते हैं। राइटिंग का भी कोई वो इतना मसला नहीं होता, जैसा समझ आ रही है।
और ऐसे के अंदर अगर आप लोग इस तरीके से चलते हैं, बॉडी पैराग्राफ अच्छा लिखते हैं, कनेक्ट करते हैं उसको, तो आप लोग 40 प्लस चले जाएंगे। 40 प्लस का मतलब है कि आप लोग 70 प्लस के मार्जिन में आ जाएंगे। और 80 अगर ले लेते हो, यकीन करो 80 नहीं लेते हो अगर, तो टॉप 20 या टॉप 30 में आप लोगों ने आ जाना है। कि वो जो आपके मार पड़नी ना जीके के अंदर, रेवेन्यू लॉस के अंदर, वो बेटा 30 से 40 नंबरों का मार्जिन, तो वहां पे मार्जिन बड़ा थोड़ा होता है लोगों का, 5-10 नंबर का मार्जिन। और आप जब डायरेक्ट 30-35 नंबर का मार्जिन लोगे, आप लोग खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कहाँ पे स्टैंड करोगे। सब कुछ लिख सकते, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये था बेटा आपके ऐसे का रोकना है, इसके मुताबिक आपने ऐसे लिखना है। अब पहला बॉडी पैराग्राफ आप शुरू करेंगे तारुफ से। अब तारुफ लिखने के दो तरीके हैं, एक आप जेनेरिक स्टार्ट करें, एक आप कर लें थोड़ा सा हुक स्टेटमेंट के साथ, अटेंशन ग्रैबर के साथ। मसलन अब टॉपिक क्या है मेरा, तालीम। तो मैं मिसाल देता हूं कि इकवामे मैं अपना तरीका बताता हूँ। मैं हमेशा रिपोर्ट से स्टार्ट करता हूँ या एक क्वेश्चन के साथ कि पाकिस्तान 73 साल बाद पाकिस्तान की मौजूदा कसम कुश्ती और इस नागुफ्ताबे हालत का जिम्मेदार कौन है, तालीम, निजाम सियासत या निजाम इंसाफ। ये मेरा ये तरीका आमतौर पे होता है ना, एग्जामिनर को थोड़ा सा झंझोड़ें कि थोड़ा सा उसको अपनी तरफ बेटा करें ना, अटेंड करवाएं उसको अट्रैक्ट करें। तो मैं आमतौर पे इस तरह करता था, ये लिख के एक क्वेश्चन आपका अटेंशन ग्रैबर में आता है करके, फिर आप लिखें कि निजाम इंसाफ और निजाम सियासत दोनों बिल वास्ता या बिला वास्ता निजाम तालीम के साथ मरबूत हैं। तालीम एक मुआशरे की बुनियादी इकाई है, तालीम के बगैर एक फ़आल मुआशरे का क्या नागुज़ीर है, नामुमकिन है। फिर आप अपने टॉपिक पे आ जाए, इसको कहते हैं अटेंशन ग्रैबर। जेनेरिक स्टार्ट करना है तो आप लिखें कि तालीम एक मुआशरे की तश्कील में नुमाया किरदार अदा करती है, आगे से शुरू हो जाए, ये आपका जेनेरिक स्टार्ट है। कैची स्टार्ट में और बड़ी चीजें आती हैं। आप लिखें कि 2022 में शाया करदा इक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को, ठीक है, उसका नाम लिख दें, के मुताबिक शुमाली यूरोप के ममालिक तरक्की और खुशहाली में बेनजीर पाए गए। वजह तलाश करने पे ये बात सामने आती है कि वहां पे तालीम का मेयार बाकी तमाम ममालिक से बेहतरीन है। सर एक बार ये आपका सरप्राइजिंग स्टार्ट वो वही अटेंशन ग्रैबर, ही तो बता रहा हूँ सारे आपको। ये सरप्राइजिंग स्टार्स, इनको अटेंशन ग्रैबर्स कहते हैं। अटेंशन ग्रैबर का मतलब होता है कि मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने क्लाइमेट चेंज का ऐसे अटेम्प्ट किया पीएमएस के अंदर, एंड आई गॉट अ कैची स्टार में लिखा द कोल्ड, कोई आपको पता है क्या था अबू बकर बोलना, The coldest place on the earth determines the warmest. records the highest temperature in the history of mankind। कि दुनिया में जो सबसे सर्द तरीन मुकाम है ना, इंसानी तारीख का गर्म तरीन मुकाम बना है। एग्जामिनर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा इस बात की तरफ, कुछ ना कुछ तो है जो बच्चा जरूर बताएगा इस बारे में। और अगर आप डायरेक्ट अब्रप्टली अगर से नई बात शुरू कर दो, ऊपर वाले ऊपर छोड़ दें, तो ये भी काम खराब है। तो आपने जो एक अटेंशन ग्रैबर लेना है ना, वो आप कोटेशन से ले सकते हैं, कोई शेर लिख दें, ठीक है। अब तालीम के ऊपर कुछ शेर बताओ जरा अल्लामा इकबाल का मुझे। कुछ ये छोटा शेर है, पढ़ोगे लिखोगे बढ़ोगे नवाब, इससे बड़ा कोई शेर मैंने लिखा था। तालीम से रिलेटेड हो ना, ये जो ह्यूमन राइट्स की पाबंदियां जिन पे लगी हैं, वो बच्चे मैसेज में अगर बताना चाहें। सर अब बंदी हट गई है हमसे, अब ओके हम हट गए, तो बताएं जी, कोई तालीम का शेर बताएं, आप काम वाली बात बताएं आप। कोई बच्चा पोएट्री में अच्छा नहीं है, सारे अल्लाह के नूरे बैठे हुए हो,
कोई एक बच्चा तो पोइट्री किसी को तो आती है, कोई तालीम का शेर ही बता दे उसको। जरा नम हो, अब आप नम को तालीम बना रही हैं। अच्छा एक स्कूल के ऊपर, अच्छा चलो एक अच्छा मैं बता, मेरे माइंड में आ गया, आपको तो नहीं सहमत हुई। उस शहर के माथे पे लिखी है तबाही, इलामा इकबाल का शेर है, स्कूलों के बाहर लिखा होता बड़ा बड़ा कि उस शहर के माथे पे लिखी है तबाही, जिस शहर के मकतब की फजा ठीक ना हो। ठीक है, ये अच्छा शेर है, इसके साथ भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक और शेर है, आज तुझको मैं बताऊं तकदीरे उमम क्या है, ताउसो रुबाब आखिर शमशीरो सुनामा अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। लेकिन ये यहाँ पे मिसफिट है, हम यहाँ पे जहाज पे नहीं जा रहे, जहाज की अहमियत नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे इसको बताएं। तो यहाँ पे इस तरह आप ना कोई शेर, रेलेवेंट शेर वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दूसरा लिखने से आप थक जाएंगे, पूरा मजमून लिखना है, तो फिर एक ही लिखना है बेटा। या मतलब ये है कि अगर दूसरा टुकड़ा भूल जाता है इंग्लिश का सर एक ही लिखा होता है सब है, तब फिर भूल भी जाता है। नहीं वैसे है। ठीक है, अच्छा तो इस तरह बेटा किसी शेर के साथ, किसी सर्वे के साथ, किसी रिपोर्ट के साथ, किसी छोटी सी कहानी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एनेक्डोट वो सारे के सारे आपके अटेंशन ग्रैबर में आएंगे। फिर मुआशरे में तलीम का किरदार, ये एक आपका क्रंच पैराग्राफ होगा, इसके ऊपर आपने 60-70 वर्ड्स का एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख देना है। और एक चीज याद रखें, इंट्रोडक्शन में स्टार्ट के अलावा कभी भी डाटा नहीं ऐड करते। इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग योर एसे, इट इज नॉट अबाउट डिस्क्राइबिंग योर एसे। आपने तारुफ के अंदर सिर्फ ये बताना है कि अपने आगे ऐसे में क्या बातें करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि अब ये तो नहीं आप लिखें वहां पे तलीम एक बाशार कौम की तश्कील करती है और तारुफ में बताने लग जाएं एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम हुआ कि ऐसा हुआ। नहीं बेटा, ये सारी चीजें बॉडी पैराग्राफ के लिए हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सिर्फ एक सरसरी सा तारुफ देना है कि मेरा आगे आने वाला जो मजमून है ना, वो इन तमाम एरियाज को डिटेल से डिस्कस करेगा। फिर थीसिस स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट आपको पता है, आपके सारे मेन हेडर्स का जो क्रक्स होता है वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है। अगर आपकी आउटलाइन का कोई एक हिस्सा भी मिसिंग है तो वो थीसिस स्टेटमेंट नहीं होगा, वो आपकी स्टेटमेंट होगी, वो थीसिस नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो अब देखो ना, अगर मैं पूरे ऐसे की क्या बात कर रहा हूँ, तभी इसका काम के लिए जरूरी है, तो इसके मुताबिक मैं वो एक ऐसी स्टेटमेंट बनाऊंगा जो तमाम एरियाज को इनकैप्सुलेट कर रही होगी। ठीक है, तो इसको इधर देख लिया। इसी तरह बेटा जो अब आप बॉडी पैराग्राफ, जी आ रही है बेटा। सर जैसे आपने कहा आउटलाइन बनाना जरूरी नहीं होती, तो जब हम ऐसे में अगर आउटलाइन ना बनाएं और सिर्फ ऐसे लिखें तो सिर्फ पैराग्राफ्स लिखते जाएंगे, या ये जो हेडिंग्स जैसे हमने ये हेडर्स बनाए हैं और सब हेडर्स बनाए हैं, क्या ये हम इंक्लूड कर सकते हैं एज अ हेडिंग, जैसे हम छोटे होते बेटा लिखते थे? एक चीज याद रखें, कभी भी कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसे में हेडिंग नहीं दे सकते। ये जो आपकी हेडिंग है वो सारी ये है। आउटलाइन बेसिकली आपके ऐसे की प्लानिंग होती है। अगर आपने बगैर आउटलाइन के, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि बगैर आउटलाइन के लिखें, रफ बना लें लेकिन बनाएं जरूर। बेटा बगैर आउटलाइन के आप कैसे अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, वो नामुमकिन बात है। आपको पता ही नहीं होगा कि आपने आगे बात क्या करनी है, कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं, आगे उसको कनेक्ट कैसे करना है, तो पहले प्लानिंग कर लें। अब देखो अगर आपके पास ये प्लानर इस तरह से आ जाता है तो आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक पैराग्राफ उठाना है, उसका पूरा पैराग्राफ आपने लिख देना है। ठीक है, तो इसलिए आउटलाइन लाजमी बनाएं और नीट में बनाएं ताकि आप लोग टॉप के 40-50 में आ सके।
सर बाकी बाकी पोर्शन बाकी पोर्शन अभी हम नेक्स्ट करते हैं। तलखीस के बस इतना हो गया है। पिक्चर ले लें। तलखीस का आपको बता देता हूँ बेटा। सही आप सोर्सेस की बात कर रहे हैं। सर सोर्सेस सोर्सेज बेटा कलीदे उर्दू किताब है, उर्दू की बड़ी अच्छी है। उससे आप सर वो तो बड़ी उससे मजमून के अलावा बाकी सारी चीजें तैयार कर लें, क्योंकि अगर मजमून उससे तैयार करेंगे तो तहसीलदार बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। सारे बच्चों ने वहीं से मजमून पढ़ने, सारों का मजमून एक जैसा होगा तो सारे एक ही वो कच्चे चट्टे में आ जाएंगे। कोई तो इंग्लिश कैसे तैयार कर रहे हो ना, तो इंग्लिश कैसे का ही सारा डाटा आपने इसमें करना है। सर टॉपिक्स को ये इससे लेके और मीन्स है वो डोमेन्स बेटा तालीम, आबो हवा, गवर्नेंस और उसके साथ अमूरे खारजा, माहौलियाती आलूगी, वो माहौल में आबो हवा में आ जाएगा। मईशत भी आपने बताया। हाँ जी, मईशत, सियासत, जमहूरियत, सनफी इम्तियाज, जेंडर जिसको कहते हैं जेंडर गैप, सनफी इम्तियाज, ये एरियाज हैं जिनको आपने तैयार करना है। अखबार पढ़ें, स्पोर्टिंग डिटेल्स ऐड करें। तो देखो अगर आपने बाकी तहसीलदार लगना है, अगर नहीं लगना हो पुत्र फिर तो तुझे पेपर बह ही आना, जाके पेपर में बैठने से कोई आपको नहीं रोकेगा और पूरा टाइम लगा के आए, लिख के आए। लेकिन अगर बाकी कंप्लीट करना है तो फिर आपको वैल्यू एडिशन पे काम करना पड़ेगा। हर ऐसे कैटेगरी की डिमांड को समझो, उसके मुताबिक लिखें। अब आगे आती है तलखीस। तलखीस का जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा जहां तक ताल्लुक है तलखीस का, तलखीस के अंदर आपने दिए गए पैराग्राफ को ना कंसाइज करके जरूरी बातों को बड़े सादा और बड़े साफ से तरीके से, बड़ी क्लैरिटी के साथ, साफ मतलब क्लियर, क्लैरिटी के साथ आपने एग्जामिनर को बताना है। सर साफ साफ कहना है साफ साफ उसको कह देना, वो भी आपको साफ कह देगा, साफ जवाब दे देगा। नहीं मैंने कहा है कि साफ साफ कहना है। अच्छा हाँ चलो ब्रेक कर लेते हैं। ओके अच्छा बेटा छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे फिर 4-5 मिनट में। अच्छा बेटा बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, आज सिर्फ ऐसे डिस्कस करना था, बाकी चीजें कल करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग छुट्टी करें। छुट्टी हो गया हाँ जी, और सारों के जो हुकूक थे, ह्यूमन राइट्स वो बहाल हो गए हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई बता सकते हैं सर ने ऐसे के साथ ये 15 to 20 या 60 to 70 वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं?